नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित करकरे। इस हिंदी के 12वें सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। लेकिन इस सत्र पूर शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है कि जिन लोगों को मराठी थोड़ा बहुत समझता है, उनके लिए ये एक आह्वान है। मैंने मराठी में 2 पॉडकास्ट शुरू किए हैं अभी-अभी, क्योंकि मुझे लगा कि अंग्रेज़ी में पॉडकास्ट काफ़ी मशहूर है और काफ़ी सारा कंटेंट अंग्रेज़ी में अवेलेबल है। लेकिन अपनी मातृभाषा में या फिर अपनी भारतीय भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। हिंदी में भी शायद आगे 1-2 पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत तो मराठी से की है क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है। 2 पॉडकास्ट है, एक विवेक की कट्टा नाम का है जहाँ पे हम विवेक या फिर रैशनल थिंकिंग पे बातें करते हैं। नॉर्मली आम ज़िंदगी में जो भी हमें कठिनाइयाँ आती है या फिर जो भी नेगेटिव भावनाएँ हमें तकलीफ़ देती है, वो किस कारण से आती है और उसकी बातें हम करते हैं और उसमें क्या करना चाहिए, ये भी बातें करते हैं। उसके साथ मेरे पहचान वाले जो लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ न कुछ हासिल किया है, और सिर्फ हासिल करना ये बात नहीं है, लेकिन हर एक ने ज़िंदगी से कुछ न कुछ सीखा तो ज़रूर रहता है। तो ये जो आपने सीखा है ज़िंदगी से, वो दूसरों से के साथ शेयर करना या फिर दूसरों तक लेके जाना, ये भी मुझे लगता है मेरा मेरा काम है। सो मैं मेरे जो पहचान वाले लोग हैं, उनसे बातें करता हूँ और उन्होंने जो ज़िंदगी से सीखा है, वो समझ के वो दूसरों के साथ शेयर करने के लिए ये पॉडकास्ट का यूज़ करता हूँ। ये जो दूसरा है असस का बर, ये बच्चों के लिए है या फिर बड़े जो लोग हैं उनमें जो बच्चा छिपा हुआ है उसके लिए भी है। जो आम तौर की ज़िंदगी में हमें आजू-बाजू में जो चीज़ें दिखती है, उनके बारे में कई बार हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही रहता है। लेकिन हम पूछते नहीं है कि ये ऐसे क्यों होता है? और मुझे लगता है कि बच्चों को इस क्यों ये ऐसे हो रहा है, ये सवाल पूछने के लिए हमें स्टिमुलेट करना चाहिए। और सिर्फ सवाल पूछना नहीं, लेकिन उसका जवाब भी, उसका सॉल्यूशन भी सोचने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। आजकल के बच्चे कुछ भी अगर उनको चाहिए तो गूगल पे ढूंढते हैं। इससे क्या होगा कि अपने आप कुछ सॉल्यूशन या फिर उसकी कारण ढूंढने की जो एक इंटेलेक्चुअल फैकल्टी है वो कम हो जाएगी बच्चों में। और मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर गूगल नहीं है तो भी आपको ये क्यों होता रहेगा शायद, इसका अंदाज़ा लगाना आना चाहिए। मैं एक 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आपको देता हूँ। एक सवाल है मेरे मन में, आपको अगर उसका जवाब मालूम है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि बच्चों ने वो पूछा है और बच्चों को उसका जवाब देना है कि हम अगर काँच से आर-पार देख सकते हैं, काँच ट्रांसपेरेंट रहती है, लेकिन लकड़ी ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, प्लाईवुड ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ऐसे क्यों? काँच क्यों ट्रांसपेरेंट है और लकड़ी या फिर पेपर क्यों ट्रांसपेरेंट नहीं है? या फिर पेपर पे आप लिख सकते हो बॉल पेन से, फाउंटेन पेन से, लेकिन वो काँच पे नहीं लिख सकते आप। तो ऐसे क्यों होता है? यही मैंने बोला ना कि आम ज़िंदगी में हमने ये सब करके देखा है। अगर कोई काँच पे लिखने की कोशिश करता है, तो हम उसको बोलते हैं, "अरे! काँच पे मत लिखो, उस पे नहीं आप लिख पाओगे।" लेकिन क्यों नहीं लिख पाते हम काँच पे? इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास, या फिर हमें एटलीस्ट सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों होता रहेगा। या फिर बच्चे अगर पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो हमें हमारे पास भी उसका जवाब चाहिए। तो इसके लिए ये पॉडकास्ट है बच्चों के लिए, कि ऐसे कोई भी सवाल अगर बच्चों को है या फिर आपको है तो आप मुझे भेज सकते हो और मैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ-वहाँ ढूँढता हूँ, मुझे भी सब मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ-वहाँ ढूँढता हूँ, सो उससे मेरा भी समय अच्छी तरीके से कट जाता है। सोशल मीडिया पे बॉलीवुड या फिर कुछ पॉलिटिक्स की अगर उसमें क्यों हमारा मन हम उलझा के रखें ना, उससे अच्छा है इन सवालों के जवाब दें और बच्चों के भी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा हल कर दें। सो ये 2 है, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, कि विवेक की कट्टा मैंने जैसे कहा कि वो विवेकी विचारों के बारे में है और वही आज का भी विषय है।
हमने पहले 2-3 सेशन में कहा था कि सिर्फ फ्लावर रेमेडीज देने से नहीं होता है। फ्लावर रेमेडीज देने से जो निगेटिव भावनाएं हैं उनको आप उनका हल निकाल सकते हो, लेकिन वो भावनाएं जिस कारण से तैयार होती है, निर्माण होती है, उन अपने जो अपने मन में जो बिलीव्स रहता है उनमें भी काम होना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और अब हमारे साथ हमारे बॉस है या फिर हमारे कोई कलीग्स है जिनके साथ हमारा रोज पाला पड़ता है और उनके साथ हमारी बिल्कुल नहीं जमती, तो ऑफिस छोड़ भी नहीं सकते, उनको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनसे तो रोज बातें होती रहती है। इससे जो निगेटिविटी, टेंशन, स्ट्रेस डेवलप होता है, तो उसी सिचुएशन को अगर दूसरी अच्छी तरीके से, विवेकी तरीके से या फिर रैशनल तरीके से अगर हम देखें, तो ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो स्ट्रेसेस है, ये कम हो जाएंगे। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसलिए रैशनल थिंकिंग अगर उसके साथ हमने जोड़ दिया फ्लावर रेमेडीज के साथ, तो उसका असर काफ़ी अच्छा हो जाता है। फ्लावर रेमेडीज के साथ हमने फ्लावर रेमेडीज दे दी तो जो निगेटिव भावना है उन पे तो हम रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन वैसे ही रही तो रोज़ हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि अगर हम हमारी विचारों पे, हमारी धारणाओं पे अगर काम करें, अगर धारणा में अगर बदल हम लाने की कोशिश करें, तो फिर वो निगेटिव भावनाएं तैयार ही नहीं हो जाती और फिर हम जड़ पे ही काम कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये धारणाएं कौन सी है, तो कितने प्रकार की धारणाएं हैं। ये धारणाएं हमें निगेटिविटी में डालती है क्योंकि एक सीधा साधा ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टिमुलस रहता है, अगर इवेंट कुछ हो गया, कुछ घटना घटी या फिर कोई अगर आदमी हमें ठीक से हमारे साथ बर्ताव नहीं कर रहा है, तो हर हर किसी को वही भावना उसकी वजह से आएगी, ऐसा नहीं होता। हर एक आदमी की, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्स अलग रहता है और इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि वी आर वॉट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विथ आवर थॉट्स एंड विथ आवर थॉट्स वी मेक द वर्ल्ड। हम जिंदगी को, आजू बाजू के लोगों को, अपने आप को कैसे देख सकते हैं, कैसे देखते हैं, किस चश्मे से हम इन सबको देखते हैं, वैसे हमें दुनिया दिखेगी, वैसे अपने आप को आप देखोगे। अगर आपने पीले चश्मे से देखा तो दुनिया आपको पीली दिखेगी, आपने काले चश्मे से देखा तो दुनिया बिल्कुल आपको काली दिखेगी। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चश्मे से देखा, जिसमें कोई भी दाग नहीं है, जिसमें कोई भी धारणाएं नहीं है, जैसे मैंने ये पहना है, वो तो टेक्निकल है, लेकिन मन में अगर कोई भी मेरे प्रिजुडाइसेस नहीं है, पूर्व ग्रह नहीं है, और पूर्व ग्रह से पले पार जाके अगर मैं दुनिया को, खुद को देखता हूँ, तो कोई निगेटिव भावना नहीं आएगी, क्योंकि जो रियलिटी है वही मुझे देखेगी। हमें रियलिटी काफ़ी कम बार दिखती है, हम रियलिटी को हम किस प्रकार से देखते हैं उस पर दिखता है कि उस पर डिपेंड रहता है कि हमें कौन सी भावना आएगी। जैसे हमने मिमुलस देखा था, मिमुलस को कुत्ते से या फिर स्पाइडर से डर लगता है, सबको नहीं लगता। मेरे घर में कुत्ता है और मुझे तो कुत्ता काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं जहाँ भी मुझे कुत्ते दिखते हैं मैं उनको जाके टच करता हूँ, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, मैं भी कंफर्टेबल रहता हूँ। लेकिन जो लोग डरते हैं मिमुलस के या फिर रॉकरोज के, उनको हर एक कुत्ता शेर जैसा दिखता है, उनको लगता है कि अरे ये अपना हमें मारने के लिए पैदा हुआ है, एंड फिर उनको डर लगता है। सो वही कुत्ता है, मुझे वो फ्रेंड जैसे दिखता है, उनको वो शत्रु जैसे दिखता है। तो आप उसी कुत्ते को कैसे देखते हो उस पर डिपेंड रहेगा कि आपके मन में भावनाएं क्या आएगी। मेरे मन में प्रेम आता है, उनके मन में डर आता है, किसी के मन में तो गुस्सा आता है, वो जहाँ भी कुत्ता देखे उनको दगड़ लेके, पत्थर लेके मार देते हैं। सो कुत्ता वही है, स्टिमुलस वही है, इवेंट वही है, लेकिन हर एक की जो धारणाएं हैं उसके बारे में, हर एक की उसको देखने की जो दृष्टिकोण है उनका, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपको कौन सी भावना आएगी। तो प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं है, प्रॉब्लम अपने आप में है, हम सब में है। हमारी धारणाएं क्या है उस पर अनुसार फिर हम कितने डिस्टर्बेंस में, कौन कौन से स्ट्रेस में जाएंगे, ये उस पर असर रहेगा। आपने शायद, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ
धोनी को आपने देखा है, धोनी, MS धोनी वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स जो इंडिया ने देखा। और सौरव गांगुली को भी हमने देखा है। सौरव गांगुली एज ए कैप्टन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहे। धोनी तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे क्योंकि धोनी ने सब सब प्रकार के वर्ल्ड कप हमें लाके दिए। अगर आप सौरव गांगुली एज ए कैप्टन और धोनी एज ए कैप्टन अगर हम तुलना करें, तो सौरव गांगुली एज ए कैप्टन जो ग्राउंड पे रहते थे तो वो काफ़ी टेंशन में रहते थे, काफ़ी उनके स्ट्रेस दिखता था उनके चेहरे पे, वो काफ़ी रेस्टलेस रहते थे, वो दिखता था। विराट कोहली भी आपने देखा तो वो काफ़ी रेस्टलेस रहता है, लेकिन धोनी, कभी आपने धोनी को रेस्टलेस देखा है? काफ़ी रेयरली देखा रहेगा। कुछ भी हो जाए, यूट्यूब पे ढेरों सारे वीडियोस पड़े हैं कि एक ओवर में राइवल टीम को 2 रन बनाने हैं और फिर भी धोनी ने मैच जीता के दिखाया है, क्योंकि वो शांति से लास्ट बॉल तक उनका संतुलन बिल्कुल बिगड़ता नहीं था। वो कभी हार नहीं मानते थे, वो लास्ट तक उनकी ये एफर्ट्स रहते थे कि हम ये मैच जीत जाए। इसका मतलब वो उसी सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखते थे। द्रविड़ अलग नज़रिए से देखते हैं, गांगुली अलग नज़रिए से देखते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबसे धोनी का जो नज़रिया था वो काफ़ी रैशनल था, और इसीलिए वो ज़्यादा शांति से उसी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल कर सके, और इसीलिए उन्होंने सब प्रकार के वर्ल्ड कप हमें लाके दिए। दिस इज रैशनल थिंकिंग। तो बात ये रहती है लेकिन कि ये सवाल है आपके लिए कि अगर हमने बिल्कुल पूरा, जो पहला आदमी था जो केव्स में रहते थे तब से लेके आज तक के हम तक, अगर हमने आपको मेरे ऐसा अगर पूछा कि कितने प्रकार के डिस्टर्बेंसेस रहेंगे आपके ज़िंदगी में, क्या नंबर रहेगा कि ऐसे कितनी चीज़ें हैं कि जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो आप उनका क्या काउंट बोलोगे? 100 है, 0 है, बिल्कुल नहीं है, 1 है, 100 है, 1000 है, या फिर 1 लाख, या फिर 1 लाख करोड़ है? मैं बोल रहा हूं आपको कि जो बिल्कुल केव मैन रहा था ना, तब से लेके आज तक अगर हमने डिस्टर्बेंसेस की गिनती की कि यार कितने प्रकार के डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, तो कितनी गिनती होगी? शायद आप बोलोगे कि यार ये गिनती हो ही नहीं सकती। जितने लोग हुए हैं आज तक उतने डिस्टर्बेंसेस अलग अलग रहे हैं, किसी को क्या डिस्टर्ब करेगा क्या मालूम। तो 130 करोड़ तो डिस्टर्बेंसेस भारत में ही हो गए, दुनिया की देखे तो कितने अब्जों करोड़ों में कितने काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस हो गए। ये तो अभी की बात है, लेकिन आप बोल रहे हो केव मैन से अब तक, तो क्या क्या शायद उसकी गिनती नहीं हो सकती। वो तो रॉकेट जैसा आसमान को ही छू जाएगी, जो कारण है वो। लेकिन मैं आपको कहूँ कि बिल्कुल नहीं, ये झूठ है। इतने सारे डिस्टर्बेंसेस है ही नहीं ज़िंदगी में। ज़िंदगी में सिर्फ गिने चुने डिस्टर्बेंसेस है, और वही हमने देखने हैं कि कौन कौन से डिस्टर्बेंसेस है। वही आज का विषय है, अविचार। ऐसे कौन से कितने प्रकार के अविचार है जो हमें डिस्टर्ब करते हैं? ऐसे कितने प्रकार के अविचार है जो आज तक जिन्होंने मानव को विचलित किया है? लास्ट टाइम हमने विचलित देखा था, इस बार हम अविचार देखेंगे कि कितने कारण है कि जिसकी वजह से मानव विचलित हुआ रहा है अब तक, और इसके बाद भी उसी कारणों से वो विचलित होगा। और उन कारणों पे अगर हमने ध्यान दिया, उन कारणों को अगर हमने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया, तो मेरा ये दावा है कि कोई भी कभी भी विचलित नहीं हो जाएगा। और उन्हीं कारणों के बारे में आज हमने बात करनी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके पहले, तो फिर वो कारण समझना आसान हो जाएगा। अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट ले लिया और आपको आपके डॉक्टर ने बोल दिया कि अरे अरे आपकी तो शुगर 400 है, इसका मतलब है आपको डायबिटीज है, तो क्या लगेगा आपको? कौन सी भावनाएं, कौन से विचार आपके मन में अचानक से तैयार हो जाएंगे? मैं आपको बोलता हूँ क्या क्या होता है, क्योंकि ये मेरा रोज का काम है। हफ्ते भर में, महीने भर में मैं 2-4 लोगों को तो बोल ही देता हूँ कि आपको डायबिटीज हुआ है। एक प्रकार के लोग रहते हैं कि जो काफी डर जाते हैं, अरे बाप रे डायबिटीज हो गया, अभी तो क्या
दवाई लेनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, किडनी खराब हो सकती है, आंखें खराब हो सकती है। वो किसी को तो मैंने सुना था कि उसका पैर ही काटने की नौबत आ गई डायबिटीज की वजह से। तो डर जाते हैं लोग, क्योंकि डायबिटीज उनको लगता है कि बिल्कुल तकलीफ दे दे के मारने वाला बीमारी है। दूसरे लोग रहते हैं कि जो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, यार मुझको कैसे होता है डायबिटीज, सब चीजें मुझ मेरे ही साथ क्यों होती है। वो अलाना फलाना वो हीरो है, वो रोज सिगरेट उड़ता पीता है और बिल्कुल उसको कोई कैंसर विंसर कुछ नहीं होता, और मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, मैंने दारू नहीं पी, मैंने कुछ यहाँ वहाँ मांस मच्छी नहीं खाई, और मुझको डायबिटीज हो गया। तो ये सब भगवान की, ये सब दुनिया की, ये सब नेचर की पूरी पार्शलिटी है। बिल्कुल जस्टिस नहीं करता नेचर। उसको देखो, वो 10 सिगरेट उड़ता है, 10 सिगरेट रोज स्मोकिंग करता है, उसको कुछ नहीं हुआ है। वो अलाना फलाना उसने 1 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया था, उसको कुछ नहीं हुआ। हम ये जो था हमारे नेबर का साला, उसने पूरा 50 करोड़ का घोटाला किया था, उसको भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझको ही हुआ। मैं तो कभी भी मैंने 1 रुपया किसी का नहीं रखा, फिर भी मुझको डायबिटीज हो गया। गुस्सा। तीसरे लोग रहते हैं जिनको कुछ नहीं लगता, ओके डायबिटीज हो गया, ठीक है, फिर भी खाएंगे क्योंकि खाने के लिए तो बने हैं, हम खा के मरेंगे। बिल्कुल कैजुअल रहता है, बिल्कुल वो डायबिटीज बाद में वो ब्लड शुगर चेक भी नहीं करेंगे। ये तीसरे प्रकार के लोग रहते हैं। चौथे प्रकार के लोग रहते हैं, डायबिटीज होने के बाद वो पूरा सिस्टम स्ट्रैटेजी बना देते हैं कि अभी इसको इसके साथ कैसे निपटना है, और फिर उसको धूप हो जाए, तकलीफ कुछ भी, दुनिया में कुछ भी आ जाए, प्रलय आ जाए, फिर भी वो चलने के लिए जाएंगे 4 किलोमीटर, और फिर भी वो कुछ नहीं खाएंगे। मेरी कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मीठे को हाथ नहीं लगाऊंगा। एकदम कड़क, अपने साथ दूसरों के साथ रॉक वाटर, एकदम कड़क। और पांचवे लोग रहते हैं कि जो बोलते हैं ठीक है अभी हुआ तो शायद कुछ जेनेटिक ये रहेगा हमारे साथ, ठीक है अभी इतना भी नहीं है, 400 है ज़्यादा है, लेकिन दवाइयों से हो जाएगा, थोड़ा सा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक्सरसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा, दवाइयाँ ले लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, और हर महीने फिर चेक करेंगे और देखेंगे कितना कंट्रोल में है, अगर है तो अच्छी बात है। सो दे आर बैलेंस्ड लाइक धोनी, कि ठीक है तकलीफ अभी हुई है, लेकिन उससे कैसे निपटना है उसका सोचते हैं, ना कि एक गुस्सा हो जाता है, ना कि डर जाता है, ना कि कैजुअली लेते हैं, और ना कि एकदम सख्त लेते हैं। ठीक है देखते हैं, कुछ ना कुछ प्रकार की तकलीफें तो आती है, हर एक को आती है, और किसी को भी हो सकता है, तो देखते हैं क्या करते हैं। ये जो टोन है ना, आपने मुझे मेरा टोन भी अभी देखा आपने, कि किस टोन से, किसने बैलेंस टोन से बात कर रहा हूं मैं, दैट इज विचार, और बाकी की जो सब है वो अविचार है। तो ये जो पांचवा था वो विचार था, बाकी के चार जो थे वो अविचार थे। तो मैंने जो आपको पूछा था कि कितने प्रकार के अविचार रहेंगे कि जो हमें तकलीफ देते हैं, कितने प्रकार के अविचार रहेंगे जो हमें विचलित कर देते हैं, जिन्होंने आज तक मानव को विचलित किया है, और इसके आगे भी जहां तक मानव रहेगा तब तक वो मानव को विचलित करते रहेंगे। ऐसे कितने प्रकार के विचार हैं? तो सिर्फ 4 प्रकार के विचार हैं। प्रकार, 4 विचार नहीं है, 4 प्रकार के विचार है। मराठी में मैं इनके शब्द ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल डिस्क्राइब कर सकता हूँ। हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा होमवर्क करके लिख के लिया है कि हिंदी में इसके क्या ये हो सकते हैं। तो पहले प्रकार का विचार या फिर अविचार, जो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम्स हमें तकलीफ में डालता है, ये होता है डिमांडिंग, जिद। हमें जिद रहती है, हमें एक प्रकार की डिमांड रहती है, अपेक्षा नहीं रहती, डिमांड रहती है। अपेक्षा और डिमांड में फर्क है। जब हम अपेक्षा करते हैं तो वहां पे एक, ये शायद नहीं होगा हमारे विचार जैसा, इसकी एक थोड़ी सी संभावना रहती है हमारे मन में। लेकिन हम जब डिमांड करते हैं तो वही होना चाहिए, ये हमारी डिमांड रहती है, उससे बाकी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, यही होना चाहिए। और ये डिमांडिंग नेचर 60% ऑफ द टाइम्स तकलीफ में डालता है मानव को। मानव के जो भी मनुष्य के जो भी तकलीफें आज तक रही है, उसमें से 60% ऑफ टाइम्स उसका जो डिमांडिंग नेचर है उसकी वजह से यह तकलीफें रही है। आप बोलोगे यार यार ये इतना 60% बोल देता है, और हमें तो नहीं दिखे इतने डिमांडिंग लोग, हमें तो ठीक लग रहा है, मैं तो डिमांडिंग बिल्कुल नहीं हो, फिर भी मुझको तकलीफें है।
और ये बोलता है कि 60% ऑफ टाइम्स डिमांडिंग की वजह से तकलीफ रहती है। तो रहती है। हम सब डिमांडिंग है, हम सब जिद्दी है, हम सब ऐसे अड़े हुए हैं कि ऐसे ही होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, डिमांड 3 प्रकार के होते हैं लोगों के। बाद में बताता हूं, पहले ये 3 4 को कंप्लीट कर देता हूं। दूसरा जो है वो ऑफुलाइजिंग। ऑफुलाइजिंग यानी महाभयंकर। जो चीज छोटी सी हुई है उसको भयंकर लगना। जो 1 रुपए का तकलीफ है उसको 10 रुपए की तकलीफ लगना, ये महाभयंकर। ये दूसरा प्रकार है कि छोटा सा कुछ हो गया और आपको लगता है भयंकर हो गया। आपको छुरी छुरी से आप कुछ तो सब्जी वगैरह काट रहे थे, आपका उंगली आपकी कट गई, आपको लगता है ऑलमोस्ट आपका हाथ ही कट गया, पूरा हाथ इतना आप चिल्ला रहे हो कि किसी को लगेगा अरे उसका शायद पूरा का पूरा हाथ ही कट के कट गया क्या। ये महाभयंकर चीज तो इतनी सी है और आपको इतनी लग रही है, महाभयंकर। तीसरी बात है डिस्कंफर्ट इंटॉलरेंस, यानी सहनशीलता का हड़ताल। सहनशीलता आप में रहती है, किसी की चीज को सहन करने की हमें हमें एक हर एक को एक थोड़ा बहुत ये दिया है, क्या दिया है ना, हर एक की कैपेसिटी है। और वो कैपेसिटी बिल्कुल कम हो जाना, इसकी वजह से भी तकलीफ होती है। कोई लोग रहते हैं कि काफी सहनशील रहते हैं, काफी सहनशील। अगर आपने पुष्पा देखा है, पुष्पा मूवी, उसमें उसकी सहनशीलता काफी रहती है। उसको कितना भी मारो आप, वो सहन कर सकता है। आपको उतने मारेंगे तो आप सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सहनशीलता का हड़ताल रहता है। हम सब पे बात करेंगे, ये हड़ताल क्यों कर रहा हूं उस पर भी बात करेंगे, उसी लेके तो आज का सेशन है। और जो चौथा रहता है वो ग्लोबल रेटिंग, यानी वैश्विक मूल्यांकन। थोड़ा एकदम काफी हेवी यूज कर रहा हूं शब्द। हम मराठी में उसको कहते हैं सिक्का मारना, स्टैम्प करना, किसी को किसी पे स्टैम्प लगाना कि सिक्का, इसके माथे पे ऐसे ये लगा दिया कि वो जो था ना दीवार पिक्चर में, वो बोलता है मेरा बाप चोर है, तो वो बिल्कुल वहां पे स्टैम्प हो गया था कि इसका बाप चोर है, ये चोर का बेटा, ये स्टैम्प था। वो चीज है, वो चौथी चीज है अविचार। तो ये 4 ही प्रकार के अविचार है जो आपको तकलीफ में डालेंगे जिंदगी भर। आज तक, जहां से जब हम केव में रहते थे तब से, जब आप हम सबसे लड़के फिर से केव में जाएंगे ना, तब तक हजारों लाखों बरसों का जो मनुष्य का इतिहास रहा है और भविष्य रहने वाला है, उसमें सब जो चीजें हैं जो डिस्टरबेंस में डाल रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया वॉर कर रही है, जिसकी वजह से और भी कई सारे लोग वॉर में जाते हैं, उसकी वजह से चाइना अटैक कर देता है, ये यहाँ वहाँ के जो भी रहता है, उस जिसकी वजह से बाजू वाले अंकल उनको गुस्सा आ जाता है हम पे, हमें किसी और पे तरस आ जाता है, किसी और पे हमें उसकी एनवी लगता है। सब चीज़ें हैं, ये इन 4 प्रकार से ही है। इन 4 प्रकारों में से ही सब नेगेटिव भावनाएं पैदा होती है। तो इन चारों अविचारों को अगर हमने कब्जे में ले लिया, उनको बिल्कुल नष्ट कर दिया, तो जिंदगी एकदम आपकी बैलेंस्ड और रैशनल, फिर आपको किसी फ्लावर रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब तरह अच्छे अच्छे फूल ही फूल, आपका जीवन ही फुलफिल हो जाएगा। किसी भी फूल की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक एक प्रकार देखते हैं। मैंने जो कहा ना, डिमांड, जिद, हम सब में जिद है, हम सब में डिमांड है कि ऐसे ही होना चाहिए। ये जो जिद है ना, ऐसे ही होना चाहिए। वो जिद हम अपने आप से भी रखते हैं कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो वो अच्छा ही होना चाहिए। मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो मैं बिल्कुल टाइम पे ही जाना चाहिए। मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो मेरे कपड़े अच्छे ही होने चाहिए। सो मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं वो अच्छा ही होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर हम विचलित हो जाते हैं। एक दूसरों से रहती है जिद कि मैं अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा हूं तो उसने भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। लगता है आपको ऐसे कि अगर आप सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं, लोगों ने भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए? लगता है ना ऐसे? ये अविचार है। अगर ये जिद हो गई तो अविचार है। अगर ये अपेक्षा हो गई तो वो अविचार नहीं है। यही डिफरेंस है अपेक्षा और जिद में। जब हम अपेक्षा करते हैं कि अगर मैंने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया है तो मेरी ऐसी एक अपेक्षा है कि सब लोग भी मेरे साथ
उतना ही या फिर थोड़ा बहुत अच्छा बर्ताव करे, एटलीस्ट अच्छा नहीं करे तो भी ठीक है, लेकिन मुझको तकलीफ में ना डाले एटलीस्ट। ये मेरी अपेक्षा है। मैं अगर अपेक्षा रखता हूं तो उसमें मेरी एक मैं एक संभावना के लिए एक थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं कि जब भी अभी मुझको ऐसा लग रहा है, फिर भी ऐसे हो सकता है कि कोई नहीं मेरे साथ ठीक से बर्ताव करेगा। और यही रियलिटी है ना जिंदगी की। आप कितने भी अच्छे हो जाए, क्या आपके साथ दुनिया का हर एक आदमी अच्छी तरीके से बर्ताव करेगा? नहीं होगा ना ऐसे। होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन नहीं होता ऐसे। जैसे मैं अगर प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं तो वेगन हूं, अगर आपने सोच लिया कि मैं वेगन हूं, अगर मैं शेर के सामने जाता हूं तो क्या वो ऐसे बोलेगा अच्छा अच्छा आप वेगन हो तो फिर मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ नॉनवेज लोगों को ही खाऊंगा? अरे वो तो नॉनवेज है, वो आपको खाने वाला है, क्योंकि आप तो उसके लिए तो आप पूरा स्टार्टर हो, उसका मेन कोर्स हो आप। तो आप कितना भी अच्छा रहे, आप कितने भी संत महात्मा हैं, लेकिन अगर आपके सामने बिच्छू आ गया और अगर आपने उसके टेल पे अगर पाव रख दिया तो वो आपको काटेगा ना, क्योंकि वो उसका धर्म है। तो हर कोई अपने अपने स्वभाव के अनुसार आपके साथ बर्ताव करेगा। आप अच्छे हो इसलिए कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा ही होना ही चाहिए, ऐसे नहीं है। होने की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन होना ही चाहिए, हट नहीं है, जिद नहीं है। अगर जिद आ गई तो फिर तकलीफ में हम जाते हैं। तो दूसरों के साथ भी हमारा काफी जिद रहती है कि अगर मैंने 10 बार उसको अब तक आज तक मैंने हम उसको मदद की है, और जब एक बार मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ी, मैंने फोन किया तो वो बोलता है नहीं कर सकता। क्या यार, क्या आदमी है। और हमारी लाइफ से अपेक्षा रहती है। जैसे हम मुझे अभी अपेक्षा है कि मैं 1 घंटे तक आपका ये सेशन ले रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कोई बेल नहीं बजनी चाहिए, मेरा कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए, यहाँ वहां से आवाज नहीं आनी चाहिए। और अगर आती है और मैं विचलित होता हूं, तो ये मेरी अपेक्षा नहीं थी, वो मेरी जिद थी कि होना ही नहीं चाहिए ऐसे। अगर कोई बेल बजती है, कुछ फोन बजता है, और अगर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो ये मेरी जिद थी कि ऐसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं विचलित हो गया। लेकिन दुनिया को क्या मालूम मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कौन सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो दुनिया तो अपने अपने हिसाब से मुझे फोन करेगी ना। तो आइदर मुझे पहले ही उसका सबका ये लेके रखना पड़ेगा कि अभी मैं ऐसी वक्त कर रहा हूँ कि जब यूजुअली हमारे घर में बेल नहीं बजती। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखे हैं। ये सब करके रखा है, मैंने लोगों को बोल के रखा है कि अभी रिकॉर्डिंग चालू है, अभी मुझे फ़ोन मत कीजिए। तो मैंने करके रखा है, क्योंकि मैं जिद नहीं कर सकता, मैं अपेक्षा कर सकता हूँ कि मुझे कम से कम डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन फिर भी होगा। 2-3 बार ऐसे हुआ है कि वो कुत्ता बाहर, हमारा जो डॉगी है, पेट डॉग, वो भोंकता रहता है। अभी वो भोंकेगा ना, उसको कैसे बोल सकते कि मत भोंको, क्या मालूम उसको यूट्यूब क्या है। लेकिन लाइफ के साथ भी हमारी अपेक्षा रहती है। अगर हमारे घर में कोई शादी है, तो हमारी ऐसी अपेक्षा रहती है कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए। सो हम नेचर से भी अपेक्षा जिद करते हैं, नेचर से भी कि आज बारिश नहीं चाहिए, मुझको आज धूप नहीं चाहिए। अरे, आपके घर में शादी है, ये क्या दुनिया का, नेचर के लिए क्या, दुनिया भर के लिए कुछ बड़ा फंक्शन है क्या? ऐसे कौन हो आप कि आपके घर में शादी है इसलिए आज धूप नहीं आएगी, आपके घर में शादी है इसलिए आज बारिश नहीं आएगी, आज कोई और भी नेचर में कुछ होगा नहीं। आप एक छोटी सी धूल का, मिट्टी का कण हो दुनिया को अगर देखा जाए तो। और दुनिया में सिर्फ पृथ्वी नहीं कह रहा हूँ, धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड देखे तो आप छोटा सा हो। आपके घर में शादी है, किसी को नहीं पड़ी है बाहर दुनिया में। आपके घर में शादी हुई न हुई तो भी सूरज आता है दूसरे दिन सुबह। सूरज नहीं ठहरता है, चंदा भी नहीं ठहरता है, कोई नहीं ठहरता। वो आपने शादी नहीं की या फिर आपके घर में शादी नहीं हुई तो धरती रोटेट करना बंद नहीं करती है सूरज के आजू बाजू में। आप आपके लिए वो महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिए नहीं है महत्वपूर्ण। तो हर एक तो अपना अपना ही होगा ना जो होने वाला है वो। लेकिन वो अगर जिद रही है आपकी तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अरे यार, मैंने इतना सब किया था, पूरा लॉन में सब हमने डेकोरेशन करके रखा था और बारिश आ गई। ठीक है ना, अभी आपने देखना चाहिए था ना वेदर विदर। आपने नहीं देखा तो वो आपके लिए थोड़ी रुकेगी, क्या ठीक है इनका हो जाने दो 10 बजे तक, उसके बाद बारिश डालते हैं, ऐसे थोड़ी ना वो बादल कहेंगे। लेकिन अपेक्षा, जिद, अपेक्षा से बढ़ के जिद, जब वो जिद में चला जाता है तो हम विचलित होते हैं। और अभी आप सोचो कितनी बार आपने विचलित हुआ है, और एक क्वेश्चन पूछते रहिए आपके साथ
क्या ऐसा रूल था जैसे आपको लगे वो रूल है, जिंदगी का रूल है, आपका रूल रहेगा, लेकिन ऐसे जिंदगी का रूल है कि आपने किसी को मदद की तो उसने भी मदद करनी चाहिए, ऐसे रूल है जिंदगी का? नहीं है। क्योंकि अगर जिंदगी का रूल रहता तो वैसे ही होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता फिर। तो जिंदगी के जो रूल है वही होते रहेंगे, 2023 साल हो या फिर 5023 साल हो, जिंदगी के जो रूल्स है, दुनिया के जो उसूल है, जो नेचर के रूल्स है, वही होते रहेंगे। आप कितना भी इज्जत करो, आपके मन के जैसा नहीं होगा, क्योंकि आप दुनिया के हिसाब से छोटे हो। और ये जब समझोगे तो वो जिद कम हो जाती है, और देन यू आर ओपन टू पॉसिबिलिटीज, यू आर ओपन टू कुछ और होने के लिए भी आपका मन ओपन माइंडेड रहता है, और फिर आपको तकलीफें कम हो जाती है। दूसरी बात, महाभयंकर। हुआ है छोटा सा और लगता है महाभयंकर। आजकल अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। बच्चों को कितनी काफी वो साल भर काफी मेहनत लेते हैं और परीक्षा में जाते हैं। परीक्षा में जाने के बाद उनको लगता है 90% मिलने चाहिए, 80% मिलने चाहिए। वो अगर नहीं मिलता है तो उनको लगता है ये दुनिया का सबसे भयंकर चीज घट गई, और फिर वो सुइसाइड कर देते हैं आजकल बच्चे। हमारे ज़माने तो सुइसाइड का मालूम ही नहीं, वो हमें तो स्पेलिंग भी नहीं मालूम था। और आपके हाँ, आजकल के बच्चों को 10 प्रकार भी मालूम है कि जिस प्रकार से आप सुइसाइड कर सकते हो, उनको 10 तरीके भी मालूम है। तो ये सुइसाइड क्यों करते हैं लोग? क्योंकि लगता है उनका प्रॉब्लम जिंदगी का सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। एक किसी एग्जाम में आप फेल हो गए, उनको लगता है जिंदगी में ही हम फेल हो गए। अविचार, अविचार। एग्जाम में फेल हो जाना, क्या ये जिंदगी में फेल होने जैसा है? नहीं, एग्जाम थी, एक एग्जाम बार बार दे सकते हैं। अरे बोर्ड एग्जाम तो रोज हर साल रहती है यार। ऐसे ना है तो कि वो आखिरी आखिरी एग्जाम थी दुनिया की। नेक्स्ट टाइम दे दो ना, कर दो फिर से। लोगों के पिक्चर फ्लॉप हो जाते हैं। वो शाहरुख खान के 2-3 पिक्चर फ्लॉप हो गए, फिर भी पठान निकाला ना उसने, और थोड़ा बहुत तो हिट करके दिखाया। क्योंकि वो ऑफलाइजिंग में नहीं जाता, महाभयंकर में नहीं जाता वो आदमी। वो बोलेगा कि ठीक है यार, और करके देखेंगे, यहाँ बात दूसरा कुछ करके देखेंगे। इसलिए उसने अभी वो एक हिट दे दिया। लेकिन हर एक छोटे सी छोटी तकलीफ को अगर हम एकदम बड़ा करके देखें तो फिर वो अविचार हो जाता है। हम कहीं, हमें अवार्ड मिल गया और हम अवार्ड लेने के जा रहे हैं, और पीछे से बाद में पता चला कि आपके पीछे किसी ने कुछ कुछ वो फट गई थी आपकी पैंट, या फिर आपके शर्ट पे कोई दाग पड़ गया था पीछे से, और हमें बिल्कुल उसका इतना दर्द होता है इसकी वजह से, और इतना हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये क्या क्या हो गया ये। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जेनिफर लॉरेंस नाम की एक हॉलीवुड की अभिनेत्री है, और उनको ऑस्कर मिला था एक 8-10 साल पहले, सिल्वर लाइनिंग प्लेबुक ये मूवी के लिए। और वो नहीं का वो ऐसे घाघरे जैसा बड़ा से ड्रेस पहनती है ये लोग, हॉलीवुड में ऑस्कर जब जाते हैं तो ये सब अभिनेत्रियां। तो वो उसको डिक्लेयर हुआ ऑस्कर, और वो ऊपर जाने लगी स्टेज पे ऑस्कर लेने के लिए। दुनिया देख रही है, दुनिया में लोग लाइव देख रहे हैं उसको कि वो जा रही है, और वो धड़ाम से चेहरे पे गिर गई। स्टेयर्स जो थी ना, वो जो सीढ़ियां रही थी, उस पे से चलते चलते उसका पैर उसमें अटक गया उसके ही ड्रेस में, और पूरा वो थार से गिर गई। वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, जेनिफर लॉरेंस ऑस्कर, ऐसे देखिए पूरा। वो उसने काफी अच्छी तरीके से लिया उसको। आप सोचिए कि आपको ऑस्कर मिल रहा है, आपको पद्मश्री मिल रही है, आप राष्ट्रपति जी के तरफ जा रहे हैं और धड़ाम से गिर गए। दुनिया देख रही है आपको और आप धड़ाम से गिर गए। आपके जिंदगी का वो बिल्कुल सुनहरा क्षण था जिसमें आपका पूरा सत्यानाश हो गया। ये अगर आपको लगता है कि पूरा सत्यानाश हो गया तो वो अविचार है। ठीक है ना यार, होता है। पद्मश्री आपको, ऑस्कर आपको गिरने के लिए नहीं मिला है। आपने जो किसी को कुछ अच्छा किया है उसके लिए ऑस्कर मिला है, वो तो वैसे ही रहेगा ना। लेकिन हाँ, तकलीफ होगी क्या? हाँ, तकलीफ होगी ना, ऑब्वियसली। किसी को आनंद तो नहीं होगा इस ऐसे का अगर हो गया तो, क्योंकि हमारी ऐसी अपेक्षा थी कि सब अच्छा हो जाए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन ये महाभयंकर नहीं है। ये महाभयंकर दुनिया की, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया खत्म नहीं हो गई इसकी वजह से। आपका जो आपका जो अचीवमेंट है वो तो वैसे ही रहा,
और लोगों ने आपको अचीवमेंट के लिए सराहा है। ये जो अवार्ड मिल रहा है वो अचीवमेंट के लिए, जो आपने करके दिखाया है उसके लिए अवार्ड मिल रहा है। उस पे तो पानी नहीं फिर गया है, आपके उत्साह पे, आपके आनंद पे पानी फिर गया है उस दिन के। ऐसे अगर देखें तो फिर आप उससे बाहर आ सकते हैं और फिर भी अच्छा काम कर सकते हो। आलिया भट्ट को करण जौहर ने एक क्वेश्चन पूछा था, वो डेलिबरेट था या नहीं मालूम नहीं मुझको, उसमें नहीं पढ़ना चाहता मैं, लेकिन उसने उसका गलत आंसर दे दिया और बिल्कुल लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया। आज तक वो ट्रोल करते रहे थे। उसने उसको, अगर आपके साथ ऐसे हो जाता कि पूरी दुनिया आपको ट्रोल कर रही है, पूरी दुनिया आपके ऊपर मीम्स बना रही है, आपके ऊपर जोक्स बना रही है, कोई भी गलती करता है तो आपका नाम ले रहे हैं वो, ऐसे अगर आपकी जिंदगी में रहता तो शायद हम सोचते कि यार ये कहीं भाग जाए इस दुनिया से। लेकिन आलिया ने वैसा नहीं किया, क्योंकि उसके मन में ये अविचार नहीं है कैटास्ट्रोफी ऑफलाइजिंग का, ये महाभयंकर का। उसने कहा ठीक है यार, एटलीस्ट पब्लिसिटी हो रही है, उससे मैं ऊपर आके दिखाऊंगी। एंड रिसेंटली शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट पेड एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। तो ये अविचार है। अगर हम रेमेडीज देखें ना, तो रेमेडीज में भी ये अविचार देखते हैं हम। मैं वो थोड़ा सा रह गया मेरा, तो पहले देखते हैं। हमने जो डिमांड बताई थी, तो वर्वेन को डिमांड रहती है कि सबने उसका सुनना चाहिए, सबने उसको फॉलो करना चाहिए। वाइन को रहती है कि सबने उसका सुनना चाहिए। रॉक वाटर को रहती है कि उसने अपने आप से, रॉक वाटर को डिमांड रहती है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक से होना चाहिए। जेनशन को भी डिमांडिंग रहती है, वो आप बताएंगे मुझको जेनशन को कैसे डिमांडिंग रहती है। अब ये जो महाभयंकर हम बोल रहे थे, रॉकरोज को लगता है कि है तो स्पाइडर, लेकिन उसको लगता है यार यार ये डायनासोर जितना भयंकर है। हमें अगर स्पाइडर दिख जाए, हमें अगर कॉकरोच दिख जाए, तो हम तो यहां वहां से कुछ लेंगे और उसको मार देंगे, क्योंकि हमें उसको भयंकर नहीं दिखता। कुछ लोगों को वो महाभयंकर दिखता है। ये अविचार है। स्टार ऑफ बेथलेम, आप कहीं जा रहे थे, कुछ हादसा हो गया और वो आप हादसे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये भयंकर कुछ हो गया। स्टार ऑफ बेथलेम। पाइन, पाइन को गिल्ट रहती है, जिसको हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा गिल्ट, या फिर गिल्ट लगनी नहीं चाहिए, या वहां पे भी गिल्ट लगती है उनको। तो पाइन की जो गिल्ट है वो इतनी ज्यादा है कि उनको हर तरफ उनको गिल्टी लगता है। या फिर अगर उनके हाथ से अगर कुछ छोटी सी चीज गिर गई, जैसे मैं कुछ बर्तन साफ कर रहा था तो कांच का जो ग्लास था वो गिर गया और वो फूट गया। अगर एक कांच का ग्लास था वो फूट गया, तो फिर ये जिद कर देते हैं उसके बाद, या फिर ये ठान लेते हैं उसके बाद, पानी अगर है तो, कि इसके आगे मैं जिंदगी भर कांच के बर्तन से नहीं पानी पीऊंगा। अरे कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको, ओके यार हो गया आपसे। लेकिन ये बोलते हैं नहीं नहीं, मेरी ही, मैं खुद को ही अभी शिक्षा दे दूंगा, प्रायश्चित ले लूंगा इसका, और बिल्कुल दुनिया जिंदगी भर मैं कभी कांच के बर्तन से नहीं पानी पीऊंगा। महाभयंकरीकरण। मैं, मेरे हाथ से कुछ आपके आपके जो मिस्टेक को क्राइम समझते हैं ना, ये महाभयंकर वाले लोग रहते हैं, ये पाइन वाले लोग। मिस्टेक हो गई उसको क्राइम समझते हैं, और ऐसा क्राइम कि जिससे अपने आप को ही मैं माफ नहीं कर सकता। अरे क्या बात है यार, ओके ना, गिर के फूटने जैसे जिस उसके लिए तो रहता है कांच का बर्तन, ठीक है, लेकिन अविचार है, ऑफलाइजिंग या फिर महाभयंकरीकरण। तीसरा है सहनशीलता की हड़ताल। सहनशीलता बंद हो गई अपनी, कम हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई ऐसे लगना। मैंने हड़ताल ऐसा शब्द यूज किया है, मैंने खत्म, सहनशीलता का अंत नहीं बोला है, सहनशीलता की हड़ताल बोला है। जब हम अंत बोलते हैं तो रियली वो अंत रहता है, वो वहीं पे खत्म हुआ, उसके आगे है ही नहीं। लेकिन हड़ताल जब बोलते हैं तो हम कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं है, ये हड़ताल है। हम कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, ये हड़ताल है। तो डिस्कम्फर्ट इंटॉलरेंस या फिर लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, ये वो अविचार है जब हमें लगता है कि ये हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। सुबह 5 बजे उठ के मैं जिम को जा ही नहीं सकता। अरे मैं तो 10 किलोमीटर कहाँ चलना है यार, 10 किलोमीटर थोड़ा ही मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं है। अरे इतनी पढ़ाई, 10 घंटे पढ़ाई, मुझे तो होगी नहीं। अरे मैंने अभी तो 60% मेरे मार्क्स आए हैं,
80% कैसे आएंगे? मैं लोग बोलते हैं अरे यार तू इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा अगर कष्ट ले गया, थोड़ा सा सिंसियरली आप ये पढ़ाई करेगा तो हो जाएगा, तेरा 80% आ जाएंगे। नहीं नहीं यार, मैंने मैंने कहा यार, मेरा तो सर गुम हुए, सर दर्द करने लगता है, मैं अगर थोड़ा सा चलूँ तो मेरे पाँव बिल्कुल कांपने लगता है, पैरों में दर्द होता है, एड़ियों में दर्द होता है, कहाँ मैं 10 किलोमीटर चल सकूंगा, कैसे मेरा वजन कम हो जाएगा? ऐसा लगता है आपको? आपने कभी ऐसे ऐसे बोला है कि मुझसे ही नहीं होगा? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, ये क्यों अविचार रहता है। आप कोई भी चीज जो आपके मन में है, जो आपको लगता है अभी इस वक्त आपको लगता है कि आप वो कर नहीं पाओगे, वो मन में लाइए आपकी कोई भी चीज। जैसे मेरे मन में अगर है अभी कि मैं 10 किलोमीटर चल नहीं सकता, किसी ने मुझे बोला कि धूप में आपको सिर्फ पानी दिया जाएगा, 2-4 बार आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको 20 किलोमीटर चलना है दिन भर में। आपको लगता है आप कर पाओगे धूप में सिर्फ पानी पी के 1-2 बार बैठ के 20 किलोमीटर चल सकते हो आप? अगर सोचो आप, अगर आपको लगता है कि नहीं चल पाओगे, ऐसे कई बार रहता है कि कई कई चीज़ों के लिए हमें लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे हम। अभी एक थोड़ा सा सिनेरियो बदल देता है, आपको बोला जाए कि आपको धूप में पानी सिर्फ देंगे, 2-3 बार बैठने की हम आपको सहूलत देंगे, आपको 20 किलोमीटर चलना है, अगर आप चले तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा शाम तक। चल पाओगे? डेफिनेटली। और 1 करोड़ रुपए अगर कोई दे रहा है शाम को, तो 20 क्या हम 25 किलोमीटर चलेंगे ना। तो सहन शक्ति का हड़ताल चल रही थी, हमें ऐसे लग रहा था कि हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन 1 करोड़ किसी ने दे दिए तो बिल्कुल हम तैयार हो गए। हम बोलेंगे एटलीस्ट ट्राई तो करते हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे, वैसे भी नहीं मिलने वाले, ट्राई तो करते हैं, मिल तो जाएंगे 1 करोड़ रुपए। अभी तीसरा सिचुएशन, आपको फोन आ जाता है टेररिस्ट का कि आपकी जो बीवी है, आपका जो बच्चा है, आपके जो माँ बाप है, आपके जो भाई बहन है, आपके जो सगे फ्रेंड्स है, उन सबको हमने कब्जे में लेके रखा है एक रूम में। अगर अगर शाम तक आप अगर धूप में चलते चलते वो 30 किलोमीटर दूर रूम में पहुंच गए तो उनको छोड़ देंगे, अदरवाइज उनको सबको मार देंगे। आप चलोगे नहीं, आप दौड़ोगे 30 किलोमीटर। पानी भी पीना आपको याद नहीं रहेगा, जब बैठना बैठना तो बिल्कुल नहीं, आप दौड़ के जाएंगे 30 किलोमीटर। यही है डिस्कम्फर्ट इंटॉलरेंस, यही है सहनशीलता का हड़ताल। हमें लगता है कई बार कि हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रिवॉर्ड चाहिए, उसके लिए कुछ कारण चाहिए। अगर कारण है तो वो एक्सक्यूजेस पूरे हट जाते हैं। और हमने ऐसे कई बार किया है। हम मूवीज में जाते हैं तो हम बिल्कुल समय पे पहुंच जाते हैं, और अगर हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी फ्रेंड के पास जाना है, स्कूल में पहुंचना है, तो बिल्कुल देख हम हमारा पूरा घड़ी यहाँ वहाँ हो जाती है। बच्चों को लाते हैं लोग और बोलते हैं कि इसको कंसंट्रेशन ही नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि पढ़ाई करते वक्त कंसंट्रेशन नहीं है या फिर मूवी देखते वक्त भी कंसंट्रेशन नहीं? तो बोलते हैं नहीं नहीं, टीवी अगर लगाया तो बिल्कुल 2 घंटे ऐसे बैठेगा, आंख भी नहीं झपकेगा। इसका मतलब है कंसंट्रेशन है, यूज नहीं कर रहा है, हड़ताल चल रही है उसकी जब स्टडी करता है तो प्रॉब्लम कंसंट्रेशन का नहीं है, प्रॉब्लम वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो उसका है। यही अविचार है। हमें फर्क हर एक को हमारे हम सब में इस कहीं ना कहीं तो ये अविचार रहता है कि ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन अगर हमने कुछ रिवॉर्ड रखा तो वो बर्दाश्त कर पाओगे आप। आपके बाजू में कोई रहता है, वो बिना बक 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 करता है, जैसे हीदर है। हीदर हमने देखा है वो व्यक्ति, कि हीदर व्यक्ति काफी बक 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 करता है, तो हमें लगता है यार ये इतना पक जाता हूं मैं, आधे घंटे में मुझको लगता है उसको गोली मार दूं। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि 1 लाख रुपए दे देंगे रोज आपको, उसकी बकबक सहन करनी है, तो आप सहन करोगे, क्योंकि सहन करना है आपके मन में। आप हो सहनशील, आप यूज नहीं कर रहे हो, ये अविचार है तीसरा। तो ये जो वाइन वाले लोग रहते हैं ना, जो उनको लगता है कि सब में हमारा मानना चाहिए, वो अगर उनको नहीं मानता उनका बताया हुआ ऑर्डर, तो वो सहन ही नहीं कर सकते। तो जो वाइन दिया तो वो सहन शक्ति उनकी बढ़ जाती है। गॉड्स को लगता है कि कोई भी चीज हो गई तो इतनी बुरी हो गई तो बारे बाप रे, इसकी इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता, तो वो बुरी चीज उनको सहन ही नहीं हो जाती है, वो पूरा छोड़ देता है सब। क्रैब एप्पल को थोड़ा भी यहां वहां अगर कुछ धूल है तो उनको सहन नहीं हो जाती। हमें तो सहन हो जाती है यार, यहाँ वहां तो धूल रहती ही है। मैं तो ऐसे ये चश्मे पे अगर ये करूँ तो यहाँ पे भी थोड़ी सी धूल रहेगी, लेकिन क्रैब एप्पल को नहीं, वो सबको साफ करते रहते हैं,
क्योंकि सहनशीलता ही नहीं है धूल के बारे में। और जेनशियन, जैसे हमने कहा था कि आ, हमने एक बार बात की थी जेनशियन के बारे में, कि कोई भी वो सीखना चाहते हैं, तबला पेटी कुछ सीखना चाहते हैं, और फिर अगर नहीं हो पाता उनसे तो छोड़ देते हैं, सहन ही नहीं कर पाते कि हमें नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। सो डिस्कम्फर्ट इंटॉलरेंस, जिम में जाते हैं लोग, 2-3 बार दिन जिम गए, पूरा बदन दर्द करने लगता है, उनको लगता है नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। सहनशीलता का हड़ताल। अरे डटे रहे तो वो चला जाएगा, सबको होता है, सबको दर्द होता है पहले दूसरे दिन, सहन करो उसको, दर्द चला जाएगा। सहनशीलता की हड़ताल। और चौथा, हम रेफरी बन जाते हैं और सबको स्टैंप लगाते रहते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये बिल्कुल फालतू आदमी है, ये बिल्कुल नालायक है, ये तो इसके जैसा तो सड़ा हुआ आदमी मैंने नहीं देखा। हम तो जज रहते हैं, सबके ऊपर स्टैम्प, सबको जजमेंट देते रहते हैं कि ये अच्छा, ये बुरा, ये तो बिल्कुल अच्छा, ये तो देव, इसको भगवान ही है ये। अच्छे और बुरे स्टैम्प्स लगाते रहते हैं हम लोगों पे, और सिर्फ लोगों पे नहीं, हम खुद पे भी स्टैम्प्स लगा देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ अच्छी बात की तो हम अच्छे हो गए, लेकिन अगर किसी हमसे अगर कुछ गलती हो गई तो हमसे बुरा कोई आदमी नहीं है जिंदगी में। जैसे मैंने कहा ना अभी कि अगर मैंने एग्जाम में अगर मार्क्स नहीं लाए और किसी स्पेसिफिक कॉलेज में, आईआईटी में या फिर वो किसी अलाना फलाना कॉलेज में मुझे अगर एडमिशन नहीं मिला, तो ये जिंदगी का बिल्कुल, मैं तो फेलियर ही हूं, मैं फेलियर हूं। अरे यार आप नहीं फेलियर, एडमिशन में फेल हो गए आप, जिंदगी में फेल नहीं हुए आप। लेकिन लगता है इनको मैं लूजर हूं, वो अपने ऊपर ही स्टैंप लगा देते हैं लूजर, और आत्महत्या कर देते हैं। लूजर सब छोड़ देते हैं प्रयत्न करना उसके आगे। अगर कोई आदमी इनके साथ ठीक से हमारे साथ बर्ताव नहीं करता है तो हम उसको नालायक बोल देते हैं कि ये आदमी नालायक है, ये आदमी लफंगा है। तो आप बोलोगे हाँ वैसे ही तो रहता है, इसमें गलत क्या है? वैसे ही तो है ना। आदमी गलत नहीं रहता, उसकी कृति रहती है गलत, उसकी एक्शन गलत है। आपको अगर किसी ने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं हमेशा ये एग्जांपल ये सिखाते वक्त देता हूं। दाऊद, आप सबको मालूम है, हमें लगता है अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें लगता है ये एक टेररिस्ट है जिन्होंने इंडिया में काफ़ी सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, तो पूरे जो इनोसेंट लोग थे उनको मार दिया उन्होंने, तो वो बुरा आदमी है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता वो बुरा है अच्छा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये जो इनोसेंट लोगों को मारना है वो किसी के हाथ से भी हो गया तो भी वो बुरी चीज़ है। लेकिन क्या इसका मतलब है उस आदमी में बिल्कुल एक भी गुण नहीं है? अगर आपको मैं पूछूं कि बताइए मुझे एक गुण जो दाऊद इब्राहिम में है, क्या आप बता पाओगे? या फिर शायद आप ऐसे बोलो कि क्यों, लेकिन उसके गुण देखना है, वो बुराई इतनी अच्छे, हाँ ठीक है ना, 90% शायद बुराई रहेगी, लेकिन 10% जो अच्छाई है, क्या आप उसको देख पा सकते हो? और अगर उसको देख पाते हो तो ही आप रैशनल हो, तो ही आप बैलेंस्ड हो। बैलेंस का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भी है और बुरा भी है ऐसे बताना, लेकिन वो 90% बुरा है, 10% उसमें ये अच्छा ही है। और कोई भी दुनिया दुनिया का कोई भी आदमी 100% अच्छा और 100% बुरा नहीं रहता, ये रियलिटी है। कुछ ना कुछ तो अच्छाई रहती है और हमें वो अच्छाई देखने की कैपेसिटी रहनी चाहिए। हम उसका सत्कार नहीं करेंगे, हम उसको गौरव नहीं करेंगे, हम उसको अवार्ड नहीं देंगे उसके लिए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको कि जाके उसको गले मिलो और उसको बिल्कुल फूल दे के आओ कि आपके जो 10% अच्छाई है इसके लिए ये फूल ले लो, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको वो दिखने तो चाहिए। चांद पे अगर दाग है तो वो सिर्फ दाग ही दिखे तो फिर वो अविचार है। मैं आपको बोलता हूँ अच्छाई क्या है या फिर अच्छा गुण क्या है। वो एक आदमी ऐसा है कि जिसके लिए हजारों लोग मरने के लिए तैयार है। लीडरशिप क्वालिटी है ये, काफ़ी कम लोगों में रहती है। उनका नेटवर्क इतना अच्छा था कि वहाँ कहीं दूर बैठ के उन्होंने आपके पूरे एक मुंबई जैसे कंट्री सिटी में उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए। क्या नेटवर्क रहेगा? और किसी को पता नहीं चला था ये कितना नेटवर्क, कितना सिस्टम रहेगा, कितना उसका स्ट्रैटेजी रहेगा। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा गुण नहीं है। हाँ, उसका यूज उन्होंने किसी गलत चीज के लिए किया, यूज गलत है, लेकिन जो गुण है वो तो अच्छा है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज काफी बड़े
हमारे राजा रहे हैं, वो बिल्कुल एक किसी सरदार के बेटे थे और उन्होंने बच्चों को, आजू बाजू के लोगों को इकट्ठा करके स्ट्रैटेजी बना के स्वराज का निर्माण किया। ये वही गुण हैं जो दाऊद में है, वही गुण है जो छत्रपति शिवाजी महाराज में रहे थे। लेकिन वो छत्रपति है, उनको हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो गुण अच्छे के लिए यूज किया, इस्तेमाल किया, और उसने बुरी चीज के लिए इस्तेमाल किया। आपको अभी के एग्जांपल्स दे देता हूँ। वोल्डेमॉर्ट और हैरी पॉटर दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों काफी अच्छे विजार्ड थे, लेकिन एक ने अच्छाई के लिए विजार्ड का यूज किया और उसने बुराई के लिए दुनिया पे कब्जा लाने के लिए अपने इंटेलिजेंस का यूज किया। चोर लोग काफी इंटेलिजेंट रहते हैं, पुलिस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, लेकिन वो गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो गलत रहते हैं। तो आप में कौन सा गुण है, लेकिन वो गुण है ना, उसमें इंटेलिजेंट है ना, तो गुण कौन से है, इससे अच्छा है आप किस प्रकार से यूज करते हो, किस प्रकार के लिए, किस चीज के लिए वो इस्तेमाल करते हो, किस हेतु से इस्तेमाल करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अच्छे गुण रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं इंटेलिजेंट हूं लेकिन उससे मैंने अगर बॉम्ब बना दिया तो क्या यूज है उसका? एटॉमिक एनर्जी आपके पास है, हमने एटम बॉम्ब बनाना है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाई है उससे, इस पे असर करेगा कि आप अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन फिर भी अविचार वो है कि अगर किसी ने कुछ गलत काम कर दिया और अगर उसको पूरे के पूरे आदमी को हमने नालायक कह दिया, तो फिर वो अविचार हो गया। हमें ऐसे कहना चाहिए कि ये जो उसका एक्शन था, ये जो उसकी हरकत थी, वो बुरी थी। दिस इज मोर रैशनल, मोर रियलिस्टिक वे ऑफ टेलिंग इट। और वही चीज अपने बारे में भी है। मैं शायद अच्छा डॉक्टर रह सकता हूँ, शायद अच्छा हस्बैंड रह सकता हूँ, अच्छा फ्रेंड रह सकता हूँ, अच्छा पिता रह सकता हूँ, लेकिन मैंने अगर किसी एक चीज़ में अगर मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, तो अच्छा बेटा नहीं हूँ, यही रियलिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का पूरे सब रिलेशनशिप्स में मैं फेलियर हूँ। हर एक के साथ ऐसे रहता है कि हर कोई हर रिलेशनशिप में, हर रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में 100% दे सकता है, ऐसे नहीं होता है। कहीं हम 70% सक्सेसफुल रहते हैं, कहीं हम 10% रहता है। जैसे हर विषय में हमको उतने ही गुण नहीं मिलते, किसी विषय में हम कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पूरा एग्जाम में ही फेल हो गए, हम वो विषय में फेल हो जाते हैं या फिर विषय में गुण कम मिलता है। वही जिंदगी का रूल है। हमारी कृति रहती है वो अच्छी या बुरी रहती है, हम अच्छे या बुरे नहीं रहते, क्योंकि हम अच्छाई और बुराई के एक कलेक्टिव बने हैं। हम सब में कुछ ना कुछ अच्छा है, हम सब में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, हम सब में कुछ ना कुछ खामियां हैं, हम सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। तो बुराइयों को, खामियों को कम करना है और अच्छाइयों को बढ़ाना है, यही हमारा काम है। और इसके लिए फ्लावर रेमेडीज और ये रैशनल थिंकिंग, इसका यूज हो सकता है। सो वही हमने देखा ना कि एक डायबिटीज हो गया आपको, तो ये 4 प्रकार है: डिमांडिंग, ऑफलाइजिंग, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस और ग्लोबल रेटिंग। ये 4 ही प्रकार के विचारों से हम आज तक और इससे आगे विचलित रहने वाले हैं। सो अगर मुझे डायबिटीज हो गया तो मुझे डिमांड रहता है कि मुझे होना ही नहीं चाहिए। ऐसा रूल नहीं है, किसी को भी हो सकता है। डायबिटीज हो गया तो मुझको लगता है हाँ भयंकर हो गया, अभी इसके आगे दुनिया ही मेरी खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया खत्म नहीं होती डायबिटीज के। काफी लोग हैं जिनको डायबिटीज है, फिर भी वो काफी उन्होंने चीजें करके दिखाई है, पूरा माउंट एवरेस्ट पे जाके दिखाया है। तो दुनिया खत्म नहीं होती, ऑफलाइजिंग नहीं है, वो दुनिया खत्म नहीं हुई है, कुछ भयंकर नहीं है डायबिटीज, दुनिया खत्म नहीं होती। डायबिटीज हो गया तो मुझे बिल्कुल, मैं खाने पे कंट्रोल ही नहीं रह सकता, मुझको वो कंट्रोल ही नहीं होता। होगा कंट्रोल अगर आपको सही रिवॉर्ड आपका सोचा तो। अगर आप ये स्वीट्स नहीं खाओ, अगर खाओगे तो गोली मार दूंगा ऐसे बोला, तो खा पाओगे आप? नहीं खा पाओगे। तो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस रहता है, वो आपको बढ़ाना पड़ता है। और मुझको डायबिटीज हो गया इसका मतलब है मैं बिल्कुल फालतू आदमी हूं, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू हो गए। तो इन चारों अविचारों पे अगर हमने काम कर दिया, तो इन चारों विचारों पे से ही सब निगेटिविटीज पैदा होती है, निर्माण होती है। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लास टीचर जैसा सिखाने में इंटरेस्ट रखता हूं, तो मैं एक होमवर्क देता हूं आपको। कमेंट बॉक्स में हर कोई रेमेडी को देखिए
और इन चारों में से कौन कौन सी अविचार की पद्धति या फिर अविचार का प्रकार आपको उन रेमेडीज में दिखता है, वो लिख के मुझे बताइए। इसके आगे जब हम कोई भी रेमेडीज सीखेंगे तो हम उसके अविचारों के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से अविचार उसके वो आ रहे हैं जिसकी वजह से वो उनको वो स्पेसिफिक निगेटिव भावनाएं आती है। मैंने कुछ रेमेडीज के बारे में बोला है, लेकिन ऐसे मत सोचिए कि ये रेमेडी के लिए यही अविचार है। किसी भी रेमेडी को इन चारों में से कौन से भी अविचार आ सकता है। सो बी ओपन टू ऑल टाइप्स ऑफ अविचार फॉर एवरी रेमेडी एंड थिंक अबाउट इट, राइट इट इन कमेंट बॉक्स, मुझे बताइए ताकि मुझे समझे कि आप कितना समझे हो। आई होप ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक घंटे तक हो गया लेक्चर, लेकिन आई होप आपको बोर नहीं हुए रहेंगे आप, आपका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अच्छा रहेगा मुझे टॉलरेट करने के लिए, आई होप सो। लेकिन आपको अगर ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो हिंदी के जो हमारे व्यूज़ है वो मराठी के व्यूज़ से कम बढ़ रहे हैं। एक ही सिर्फ स्टेट है मराठी वाला, महाराष्ट्र, जिसमें लोग मराठी सुनते हैं, लेकिन वो हिंदी से दुगना व्यूज़ दे रहे हैं। सो व्यूज़ बढ़ने चाहिए हमारे। हिंदी तो 5-6 स्टेट्स में बोली जाती है, दुनिया भर लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। सो हिंदी के एक्चुअली वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़ जाए और हमारे सेशन और भी अच्छे हो जाए। तो जब तक हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और आपके कमेंट्स से आपके इनपुट्स मुझे प्लीज़ भेजते रहिए। थैंक यू।